गुड इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रिवीजन शुरू कर रहे हैं या बताना शुरू कर रहे हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हमने आपको सबसे पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कराया था जब सिलेबस शुरू किया था हमने। तो अब उसमें क्या हुआ कि आप लोगों का अब वो चीज गायब हो गई दिमाग से, या इस समय दिमाग में नहीं होगा। तो हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। सब तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने तुमको बताया था आपके सिलेबस में मेनली 4 टॉपिक्स हैं। पहला सीआरओ है, सीआरटी है, डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है और डिजिटल ऑसिलोस्कोप है। तो सबसे पहले सीआरओ। सीआरओ मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब देखो, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मतलब देखने वाला। कैथोड की किरण से एक ऐसा उपकरण हमने बनाया जिसकी मदद से हम किसी भी सिग्नल को देख सकते हैं। दिस इज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ अ सीआरओ। ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता है लेकिन हम एक सिंपल सा डायग्राम लेके चल रहे हैं ताकि आसानी से समझ सको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये जितनी बीच की असेंबली आप देख रहे हो, ये वाला, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है। और ये जो देख रहे हो, अगर पूरा मिला लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। अब इसमें देखिए जो है 5 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ये 5 मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है। सबसे पहला काम देखिए, अननोन इनपुट सिग्नल, यानी कि वह सिग्नल जिसका कि मान हमें ज्ञात करना है। अननोन इनपुट सिग्नल, द अननोन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू वर्टिकल एम्पलीफायर। यानी कि अननोन इनपुट सिग्नल जो है उसको हमने वर्टिकल एम्पलीफायर को अप्लाई किया। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करेगा, इस अननोन इनपुट सिग्नल की वैल्यू को, मान को थोड़ा बहुत बढ़ा देगा अगर आवश्यकता होगी। यहां पे एटीन्यूएटर भी लगा होता, मतलब मान हमें बढ़ाना है घटाना है वो डिपेंड करता है। लेकिन हम यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर कर रहे हैं, अर्थात इसके मान बहुत कम है हमने माना तो इसके मान को वह बढ़ा देगा। जैसे ही वो सिग्नल के मान को बढ़ाएगा तो यहाँ पे आने के बाद देखिए 2 भाग में बढ़ रहा है सिग्नल। ये सिग्नल जो आया यानी वर्टिकल अननोन इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होने के बाद जो निकला वो 2 जगह बटा, एक इधर और एक इधर, इस जगह से आके। अब इधर वाला जो जा रहा है वो डिले लाइन से होता हुआ, वो हम अभी आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहले इधर आओ। देखो भाई, अब यहां सिग्नल चला, यहां से होता हुआ ये ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ ये कहां पे है, ट्रिगर सर्किट में। ट्रिगर सर्किट जैसा कि नाम है वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स एंड ओनली द ट्रिगरिंग पल्सेस। ट्रिगरिंग पल्स मतलब किसको देगा, टाइम बेस्ड जनरेटर को। कब देगा, जब वर्टिकल एम्पलीफायर का कुछ आउटपुट होगा। अगर कोई अननोन इनपुट सिग्नल हमको मेजर नहीं करना तो कोई सिग्नल एम्पलीफाई नहीं करेगा। अगर कोई सिग्नल एम्पलीफाई नहीं करेगा तो क्या हुआ, ट्रिगर कोई सर्किट होगा ही नहीं, कोई ट्रिगरिंग सिग्नल जनरेट होगा ही नहीं। तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रिगर कब करेगा, जब कोई भी अननोन इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होकर वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट पे आ जाएगा, तब ये ट्रिगर सर्किट काम करेगा। तो ट्रिगर सर्किट के काम कब, जब कोई सिग्नल एम्पलीफाई होकर आया। अब ट्रिगर सर्किट करेगा क्या, ट्रिगरिंग सिग्नल देगा किसको, टाइम बेस्ड जनरेटर को। और टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है, इट ओनली एंड ओनली जनरेट द टाइम बेस्ड रेफरेंस सिग्नल। रेफरेंस REFE, रेफरेंस सिग्नल। और ये रेफरेंस सिग्नल किसके लिए है, फॉर द अननोन इनपुट सिग्नल। यानी कि अननोन इनपुट सिग्नल को लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस तो चाहिए जिसके सापेक्ष हम यह मान नाप सकते हैं। तो उस मान को नापने के जो रेफरेंस सिग्नल है वो क्या कर रहा है, वो टाइम बेस्ड जनरेटर जनरेट कर रहा है। और ये सिग्नल एम्पलीफाई होगा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की मदद से और अप्लाई हो जाएगा कहां, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ऑफ द सीआरओ। ये दोनों हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, ये दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। इस बात का ध्यान रखिएगा सॉरी, नहीं तो क्या होता है कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ये दोनों वर्टिकल, ये गलत है। ये दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, बिकॉज दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द सीआरटी। तो अननोन इनपुट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर की मदद से एम्पलीफाई हुआ। एम्पलीफाई होने के बाद उसने ट्रिगरिंग सिग्नल दिया ट्रिगर सर्किट को। ट्रिगर सर्किट ने क्या किया, ट्रिगरिंग सिग्नल जनरेट किया किसको, टाइम बेस्ड जनरेटर को। टाइम बेस्ड जनरेटर ने रेफरेंस एम्पलीफायर के थ्रू
रेफरेंस सिग्नल सॉरी एम्पलीफायर छोड़ी बल्कि रेफरेंस सिग्नल जनरेट किया हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई करके हॉरिजॉन्टल सिग्नल को दे दिया, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टेड प्लेट्स को दे दिया। अब आई बात डिले लाइन की। डिले लाइन, डिले मतलब क्या होता है? देर, लाइन मतलब तारों का गुच्छा, अर्थात हमने यहाँ पे एक ऐसा तारों का गुच्छा कुछ लगा दिया, समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जो क्या कर रहे हैं, हालांकि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, लेकिन हम क्या कहते हैं, वो इस सिग्नल को उतना डिले करा रहा है जितना कि यहां से घूम के जाने में इसको समय लग रहा है, उतना डिले ये करा रहा है। और ये क्या हुआ, सिग्नल यहां से जो निकल के आ रहा है वो यहां घूमता हुआ तब ये वर्टिकल रिफ्लेक्शन प्लेट पे पहुंचा, ताकि इधर से पहुंचने वाला सिग्नल और इधर से पहुंचने वाले दोनों एक साथ एक समय पे ही सीआरटी की स्क्रीन पे पहुंचे। तो हमको क्या होगा, इसकी वजह से हमारा ये दोनों सिग्नल एक साथ सीआरटी की स्क्रीन पे, इसीलिए हमने यहां पे डिले लाइन लगाया। अब आई बात कि आपके पास, हम नहीं जानते इस समय नोट्स हैं कि नहीं है या कुछ, तो इसको याद कैसे करो? याद करना बहुत सिंपल है। जो अंदर जो लिखा हुआ ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो लिखा हुआ है ये उसकी हेडिंग है, यही उसकी हेडिंग बना दो। तो हेडिंग क्या बन जाएगी? वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम पे जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये उसकी हेडिंग बन गई। और वर्टिकल एम्पलीफायर का सिग्नल कहां से आया, उसने किसको सिग्नल दिया और क्या उसने किया, यानी कि इनपुट कहां से आया, आउटपुट किसको दिया और क्या उसने किया। जो उसका नाम है वही उसका काम है। अगर वर्टिकल एम्पलीफायर नाम है यानी वर्टिकल पे क्या लग रहा है, अननोन इनपुट सिग्नल, तो इसका काम क्या हो जाएगा, इट एम्पलीफाइज द अननोन इनपुट सिग्नल एंड अप्लाइड टू डिले लाइन एंड ट्रिगर सर्किट। हो गया। ट्रिगर सर्किट की वर्किंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रिगर सर्किट हेडिंग बन गई, वर्किंग क्या हो जाएगी, द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर इज कनेक्टेड टू ट्रिगर सर्किट। और वर्किंग क्या है, इट प्रोवाइड्स द ट्रिगरिंग पल्सेस टू टाइम बेस्ड जनरेटर। हो गया। तो 2 पॉइंट बने, एक कहां से आया और क्या उसने किया और किसको दे दिया। 3 ही पॉइंट पे है। टाइम बेस्ड जनरेटर, तो आउटपुट ऑफ ट्रिगर सर्किट इज अप्लाइड टू टाइम बेस्ड जनरेटर। ये क्या करेगा, इट जनरेट्स द टाइम बेस्ड रेफरेंस सिग्नल एंड अप्लाइड टू हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर क्या करेगा, इट एम्पलीफाइज द टाइम बेस्ड रेफरेंस सिग्नल एंड अप्लाइड टू हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिले लाइन, इट प्रोवाइड्स द डिले टू किसको, अननोन इनपुट सिग्नल को। It provides a delay to unknown input signal and applied to vertical deflection plates. So this is about the working of block diagram of CRO. I hope कि आपका ये रिवाइज हो गया होगा या आपको समझ में आ गया होगा, या जो उस समय क्लास में नहीं थे उनको भी ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और इस हिसाब से आप लोग इसको तैयार कीजिए। कोई दिक्कत होती है आप हमको क्वेश्चन डालिए कि सर हमको यहां पे समझ नहीं आ रहा, हम आपको उसके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों को जो कल मैंने लेक्चर आपको भेजा था, पहला लेक्चर जो मैंने दिया था, दैट इज द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, वो मैंने जो कल आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था वो आपको समझ में आया होगा, आप लोगों ने उसको देखा होगा। और अगर कोई दिक्कत उसमें होती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चन, उसमें कहीं बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट होता है। आज हम उसी में दूसरा सर्किट बताते हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद एमिटर रेजिस्टेंस। अब देखो ये डायग्राम बना हुआ है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद एमिटर रेजिस्टेंस का। इसमें देखिए आप कल के में और या इसके पहले के कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद एमिटर रेजिस्टेंस में अगर आप देखें तो अंतर क्या है, सिर्फ इस एमिटर रेजिस्टेंस का। ये अगर हम हटा दें तो ये वही डायग्राम बन जाएगा जो मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था। तो इसमें अंतर सिर्फ इस एक रेजिस्टेंस का है, लेकिन एनालिसिस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अब देखिए एनालिसिस कैसे होगी, शुरुआती तरीका वही है लेकिन आगे का तरीका बदल जाएगा। जैसे नंबर 1 डीसी एनालिसिस अगर हम करेंगे तो फिर से वही काम,
कि रिमूव ऑल द कैपेसिटर्स फ्रॉम कलेक्टर, बेस एंड एमीटर। देखो बेस से हटाया, कैपेसिटर से ये पूरा हट जाएगा, एमीटर से हटाएंगे ये पूरा हट जाएगा, कलेक्टर से हटाएंगे ये पूरा हट जाएगा। और देखिए इसको हम हटा देंगे सब, तो जो बचा वो ये देखो भाई आ गया डायग्राम। अब इसमें फिर से हम IB, IC, VE, VCE, GM, R, पाई वो सब निकाल लेंगे, जैसा हमने आपको जो नोट्स दिए उसके पहले पेज पे हमने आपको लिख के दिया हुआ है, हम ये निकाल ले जाएंगे। ठीक, अब आई बात AC एनालिसिस की। अब AC एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना है, तरीका वही है कि शॉर्ट ऑल द कैपेसिटर्स विद and the DC supply voltages with ground, short all the capacitors and the DC supply voltage. The DC supply voltage should be grounded, will be shorted with ground. देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर वही रखा, कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ये कैपेसिटर शॉर्ट, ये कैपेसिटर शॉर्ट, डीसी सप्लाई वोल्टेज जो है वो ग्राउंड से शॉर्ट, डीसी सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड से शॉर्ट, डीसी सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड से शॉर्ट, डीसी सप्लाई वोल्टेज ग्राउंड से शॉर्ट। ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, करंट सोर्स के पैरेलल में आ गया, देखो ये पूरा शॉर्ट हो गया। अब ये बन गया डायग्राम इसका सिंप्लीफाइड। इसको और सिंप्लीफाइड किया बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने आपको पहले किया था कि हाथ यू लगा के यू फिर से इसको इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल वैसे। देखो भाई ये ले गए रेजिस्टेंस और फिर से इसको हमने ऐसे कैसे किया, तो ये R1 रेजिस्टेंस इधर आ गया, RC रेजिस्टेंस उधर चला गया, ये देखिए। दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम आफ्टर दिस डायग्राम। अब हमने इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया, अभी तक हम रिप्लेस करते थे, इसके पहले हमने रिप्लेस किया था हाइब्रिड पाई मॉडल से, अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया T मॉडल से। ये देखो T मॉडल मैंने बताया हुआ है, जिसमें कि हमने यहाँ पे R0 रेजिस्टेंस को हटा दिया। ये दिस इज द T मॉडल। देखिए ये नीचे ट्रांजिस्टर का T मॉडल, मैंने आपको इसके फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि हाइब्रिड पाई मॉडल और T मॉडल होते हैं, लेकिन T मॉडल में हमने क्या किया, इसमें से इस रेजिस्टेंस को हटा दिया। ये देखो ये रेजिस्टेंस हमने हटा दिया, ये हमारा हट जाएगा। तो ये देखो वही डायग्राम आ गया। ये देखिए अल्फा हाई RE और RE, ये देखो इस ट्रांजिस्टर से ये दोनों सीरीज में आ गया। अब फिर से बिल्कुल वैसे था वैसे कनेक्ट कर दिया हमने। RB जो है वो क्या हो गया, R1 पैरेलल टू R2, ये R सिग्नल और ये सिग्नल। ठीक है, अब इसमें से हमको फिर से चीजें निकालनी है। क्या क्या चीजें निकालनी है, वही 6 चीजें। इनपुट रेजिस्टेंस देखिए, अब इनपुट रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस Rin क्या हो जाएगा, दैट इज RB पैरेलल टू RIB, RB पैरेलल टू RIB। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, RIB। देखो भाई अब RIB निकालने के लिए क्या करेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू Rin पैरेलल टू RIB। तो Rin पैरेलल टू RIB निकालने के लिए देखो, अगर हम इतने सर्किट में देखें, सिर्फ इतने में, तो देखो यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज क्या है, VI, और VI किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे बहने वाली करंट I इंटू RE, और RE क्या, RE प्लस RE। तो यहां से ये निकल के आए, देखो VI इज इक्वल टू I इंटू RE प्लस RE, ये निकाला यहां से हमने। और I बराबर क्या होता है, बीटा प्लस 1 IB, हमने बीटा प्लस 1 IB यहाँ रखा, तो यहां से RIB का मान निकाल लिया। RIB का मान क्या हो जाएगा, VI अपॉन IB, दैट इज बीटा प्लस 1 RE प्लस RE। तो ये RIB का मान आ गया, और RB का मान क्या, R1 पैरेलल टू R2। तो ये पूरा हमको मिल जाएगा। Rin का दोनों मान अलग अलग निकाल के यहाँ रखेंगे, आपको यहां से ये सारी वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस देखो, जैसे कल मैंने बताया था, आउटपुट रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसा का वैसे ही। आउटपुट रेजिस्टेंस R आउट इक्वल टू RC और R आउट डैश इक्वल टू RC पैरेलल टू RL, ये आ गया। अब इसके बाद आया तीसरा, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन देखिए, वोल्टेज गेन निकालने में क्या, फिर से वोल्टेज गेन V इक्वल टू V0 बटे VI। देखो V0 बटे VI क्या है, ये यहां से लेके यहां तक का वोल्टेज, और V0 क्या हो जाएगा, I0 इंटू RC पैरेलल टू RL। और I0 किसके बराबर है, देखो अल्फा इंटू I, ये अल्फा I रखा, और I बराबर, ये देखो यहां से अभी मान निकाला हमने, I बराबर क्या हो जाएगा, VI अपॉन RE प्लस RE। ये देखिए I का मान रख दिया VI अपॉन RE प्लस, तो V0 का मान क्या आ जाएगा, V0 बटे VI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू RC पैरेलल टू RL अपॉन RE प्लस RL। ये देखिए ये मान आ गया हमारा निकल के, ये V इज इक्वल टू V0 अपॉन VI। और अगर अल्फा का मान अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू,
नहीं तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, मैक्सिमम वैल्यू कहा लग जाता है। अगर मान लिया अल्फा के मान अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 कर दें तो हमारी ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस RC पैरेलल टू RL अपॉन RE प्लस RE। फिर पांचवी चीज दैट इज ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। इसी में क्या किया, RL का मान इनफाइनाइट, RL का मान इनफाइनाइट किया तो ये देखो फिर वही बन के, बस इसमें से RL हटाया, ये देखो माइनस अल्फा इंटू RC अपॉन RE माइनस अल्फा इंटू RC अपॉन RE प्लस RE, ये किया। और अगर इसको हम और सिंप्लीफाई कर दें तो हम ऊपर नीचे RE से डिवाइड कर दें तो ये देखो ये आ गया, और माइनस अल्फा अपॉन RE किसके बराबर होता है, अल्फा अपॉन RE ये GM के बराबर, तो GM अपॉन 1 प्लस GM इंटू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आप अगर इतना भी लिख देंगे तो भी ये सही माना जाएगा, गलत नहीं है कि AV0 यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू RC अपॉन RE प्लस, यानी इस वाली वैल्यू में हमने RL को हटा दिया। ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन बिल्कुल उसी तरीके से, वोल्टेज देखो इतने सर्किट का ये इतना सर्किट बिल्कुल वैसा का वैसे ही जैसा हमने वहां किया था कि इतने पे हमने ये देखो यहाँ पे बनाया, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के VI का मान निकाला, RB अपॉन RB प्लस R सिग्नल इंटू V सिग्नल, और यहां से VI अपॉन V सिग्नल निकालिया, और ओवरऑल वोल्टेज गेन बराबर होता है V0 बटे VI के। तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने इसके पहले लेक्चर में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम वैल्यू रखा, ये हमको मिल गई वैल्यू GB की। So that completes the common emitter amplifier with emitter resistance। अंतर दोनों में क्या है, सीधे सब एक तरीके से निकल रहे, बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में हम ट्रांजिस्टर को हाइब्रिड पाई मॉडल से एलिमिनेट कर रहे थे और यहां पे उसको टी मॉडल से एलिमिनेट। इसके पीछे का कारण क्या है, कारण है सिर्फ और सिर्फ ये कि वहां पे यानी कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में ये एमिटर रेजिस्टेंस था नहीं, तो जब हम इसको शॉर्ट करते थे डायरेक्टली ग्राउंडेड हो जाता, तो उसमें हम अगर हाइब्रिड पाई मॉडल इस्तेमाल करते ज्यादा सिंपल हो जाता था। यहां पे क्योंकि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था तो इस रेजिस्टेंस को भी हमें कंसीडर करना है, हमें छोड़ सकते नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको टी मॉडल से रिप्लेस किया। जब टी मॉडल से रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, तो हमको एनालिसिस सिंपल हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे टी मॉडल करते हैं, वहां पे RE मॉडल करते हैं। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, और आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कमेंट करना है तो आप यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, उसमें कोई हेजिटेशन मत कीजिएगा, और आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं AC एनालिसिस ऑफ BJT। हमने तुमको आप लोगों को जितना भी DC एनालिसिस ऑफ BJT है वो बता दिया था, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ IC एंड VCE एज वेल एज द पॉइंट ऑफ स्टेबलाइजेशन फॉर BJT। यहां तक हमने तुम लोगों को बता दिया था। अब इसके बाद स्टडी आगे देखते हैं द AC एनालिसिस। AC एनालिसिस में दो चीजें हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और एक हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो सबसे पहले लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिए हमें जो प्राइम रिक्वायरमेंट है दैट इज द इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द BJT। अब कॉमन एमिटर मोड में हमने BJT का इक्विवेलेंट मॉडल बनाया हुआ, ये हाइब्रिड पाई वर्जन या हाइब्रिड पाई मॉडल इसको हम कह देते हैं, और दूसरा टी मॉडल। हाइब्रिड पाई क्यों, देखो ये एक पाई का शेप है, और पहली बात क्या कि दूसरी बात बेस और एमीटर के बीच का रेजिस्टेंस को R पाई कहा, कलेक्टर और एमीटर के बीच में ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरीके से जिसको हमने GM इंटू V पाई कहा, और कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस R0। टी मॉडल इसी का दूसरा वर्जन या दूसरा भाई कह सकते हैं हम। टी मॉडल बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर, कलेक्टर और एमीटर के बीच में एक रेजिस्टेंस R0, कलेक्टर एमीटर के बीच रेजिस्टेंस R0, बेस और कलेक्टर के बीच का एक डिपेंडेंट करंट सोर्स, एक करंट सोर्स यहां पे आ गया, डिपेंडेंट नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स IC इज इक्वल टू अल्फा IE या बीटा IB। और बेस और एमीटर, क्योंकि ये जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस रहता है, मतलब ये कुछ इस तरीके से रहता है, एमीटर बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, हमने आप लोगों को बताया। तो बेस एमीटर फंक्शन, तो यहाँ इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है RE, तो वो हमने ये यहाँ पे RE इंक्लूड कर दिया। अब so this is the equivalent model of the BJT in common emitter configuration। अब इसके बाद आई बात कि टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर। जो टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर हैं वो हमारे मेनली चार तरह के। नंबर 1 दैट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर,
नंबर 2 कॉमन एमीटर एम्पलीफायर विद RE। नंबर 3 दैट इज कॉमन बेस एम्पलीफायर एंड नंबर 4 दैट इज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। यही कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो है वो हमारा बन जाता है वोल्टेज फॉलोअर या बफर एम्पलीफायर, जिसको कि हमने आप लोगों को ओप एम्प के माध्यम से ऑलरेडी पहले बता दिया है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले दैट इज कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो देखो भाई कॉमन एमीटर एम्पलीफायर ये हमारा ऊपर बना हुआ है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर देखो बीजेटी हमने एमीटर कॉमन एमीटर मोड में ले लिया, ये हमारा एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर। एमीटर से एक करंट सोर्स लगाया VCE सप्लाई के बीच में, कलेक्टर से ही एक कैपेसिटर ग्राउंडेड है, बेस पे दो रेजिस्टेंस R1 R2 ये एक पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं, कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस RC और 3 कैपेसिटर लगे हुए, एक कपलिंग है यानी कि सिग्नल सोर्स और बेस के बीच में एक कैपेसिटर, आउटपुट और लोड रेजिस्टेंस के बीच में एक कैपेसिटर कलेक्टर और आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के बीच में एक कैपेसिटर CC और एक एमीटर से ग्राउंडेड कैपेसिटर। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब इसमें हमने जैसे तुम लोगों को कहा कि हमें दो चीजें, किसी भी एम्पलीफायर को अगर बनाना है तो हमें दो चीजें चाहिए, एक उस सबसे पहले पॉइंट ऑफ स्टेबलाइजेशन कैलकुलेट करना या डीसी एनालिसिस कैलकुलेट करना। तो डीसी एनालिसिस के लिए मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि जहां जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर जिन टर्मिनल पे लगे हुए उन टर्मिनल से कैपेसिटर, ओपन द कैपेसिटर फ्रॉम दैट टर्मिनल। तो हमने देखिए बेस से ये कैपेसिटर ओपन करेंगे तो ये पूरा गायब, एमीटर से ओपन करेंगे ये पूरा गायब, कलेक्टर से ओपन करेंगे भाई तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो जो सर्किट बचा वो देखो सिर्फ इतना बचा, ये देखिए देख रहे हैं ये सर्किट, देखो इसी का क्या हमने ये सब हटा दिया तो ये बचा। अब इसके बाद हमने क्या किया, इससे हम VTH RTH बना देंगे, नीचे देखो इधर नीचे करो। अब इसको क्या बिल्कुल वैसे ही VTH RTH बना देंगे, यहां पे ये करंट सोर्स I लगा हुआ है, ये RTH हो जाएगा, ये VTH हो जाएगा और फिर से हम इनपुट लूप पे KVL लगा के यहां से ITH निकाल लेंगे, यहां से जो है हम अब वो निकल के आ जाएगा हमारा IB आएगा, फिर IC आएगा और फिर यहाँ पे आउटपुट लूप में लगा के हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे VC, यानी कि हो गई हमारी DC एनालिसिस। और अब आई बात, तो यही देखो हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया हुआ, ये देखिए अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए लिखा हुआ नाउ कैलकुलेट IC IE VC GM RE RPi, और ये GM RE RPi के हमने फॉर्मूले तुम लोगों को ऑलरेडी नोट्स में मेंशन किए हुए हैं। GM का फॉर्मूला GM इज इक्वल टू IC अपॉन VT, इसी तरीके से RPi और इसी तरीके से और RE का फॉर्मूला हमने आपको लिख के ऑलरेडी दिया हुआ है, आप नोट्स में देखेंगे पहले पेज पे ही हमने लिखा हुआ है। ठीक, अब आई बात AC एनालिसिस की। देखिए AC एनालिसिस का हमने प्रोसीजर लिख के आपको ऑलरेडी दे रखा है। सबसे पहला प्रोसीजर हमने जो लिख के दिया हुआ उसमें हमने लिखा है कि शॉर्ट द DC सप्लाई वोल्टेज विद ग्राउंड। तो DC सप्लाई वोल्टेज को ग्राउंड से हमने शॉर्ट कर दिया। जैसे DC सप्लाई वोल्टेज को ग्राउंड से शॉर्ट करेंगे तो अब देखो ये डायग्राम जो हमारा बन जाएगा, यही डायग्राम है, हम इन जल्दी से बना के तुमको दिखा देते हैं। ये I है, ये DC सप्लाई वोल्टेज है, ये RC और ये भी ग्राउंड से शॉर्ट हो गया और ये यहां पे आ गया क्या R1 और R2। ये देखिए पहली चीज। दूसरा हमने पॉइंट लगाया शॉर्ट ऑल द कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को शॉर्ट करेंगे, जैसे कैपेसिटर शॉर्ट करेंगे देखो भाई ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो ये R सिग्नल और इसके साथ ये V सिग्नल आ गया। कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट किया ये तो ये हो गया V0 और ये RL, और ये एमीटर कैपेसिटर जैसे ही शॉर्ट करेंगे देखो ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो ये करंट सोर्स शॉर्ट हो जाएगा तो ये यहां पे क्या आ गया, ये एक डायरेक्ट ऐसे। क्यों? क्योंकि व्हेन दिस कैपेसिटर विल बी शॉर्टेड, ये करंट सोर्स हमारा लगा हुआ तो ये करंट सोर्स भी शॉर्ट हो जाएगा। ये कैपेसिटर जैसे ही हम शॉर्ट करेंगे CE तो ये ग्राउंड ये भी शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि करंट सोर्स भी शॉर्ट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया। DC सप्लाई वोल्टेज ऑलरेडी शॉर्टेड है तो यहां से लेके यहां तक तो ये हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर RC।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने आप लोगों को बता रखा है, अब हमें क्या करना है, इस बीजेटी को रिप्लेस कर देंगे हम इस जीएम इंटू वी पाई मॉडल से। ये देखिए, ये हाइब्रिड पाई मॉडल के मतलब अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और ये वाला यहां पे लगा देंगे। अब देखो बहुत सिंपल सा तरीका क्या है कि कलेक्टर बेस एमीटर, ये हमने दोनों हाथ लिए अपने, देखो ये दोनों हाथ, दोनों के अंगूठे हमने आपस मिला के कुछ ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे। एमीटर की जगह ये दोनों अंगूठे हमने एमीटर पे रख के यहां गए और इसको ऐसे किया, तो जो रेजिस्टेंस पकड़ में आ रहा है, देखो ये वाला आरसी वाला रेजिस्टेंस इधर पकड़ में आ रहा है राइट हैंड साइड से, तो देखो भाई ये हमने क्या किया, यहां से ये इधर खींच लिया और R1 वाला इधर आ रहा है, ये इधर खींच लिया, तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस ग्राउंडेड जुड़ा हो तो ये इधर गया और ये इधर गया, तो हमें कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा कि हमें कौन सा रेजिस्टेंस किधर लाना है। मतलब ये R1 और ये RC जो है, अगर हम कहें तो यहां से ये हटेगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो ये हटेगा और ये कहां आ जाएगा, यहां पे R1, और ये कलेक्टर से ग्राउंडेड हटेगा तो ये कहां पे आ जाएगा, ये RC आ गया। यानी कि अगर हम सिंप्लीफाइड डायग्राम देखें तो देखिए हमारा R2 और RC क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। अब इसकी जगह से हमने कलेक्टर से हटाया ट्रांजिस्टर कलेक्टर और इस मॉडल को यहां रखा। जब हम रखेंगे तो देखो ये डायग्राम, देखा ये डायग्राम, देखो ये डॉटेड लाइन के अंदर यही जीएम वी पाई मॉडल हमने रख दिया और बेस पे ये देखो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में आ गया, RC इधर आ गया, RL ये लगा हुआ है। सो दिस डायग्राम विल नोन एज द सिंप्लीफाइड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर डायग्राम इंक्लूडिंग स्मॉल सिग्नल मॉडल RE मॉडल। अब यहां से हमको जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो मेनली 5-6 चीजें कैलकुलेट करनी है। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, उसके बाद वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन, इतनी चीजें, और आउटपुट रेजिस्टेंस विद लोड रेजिस्टेंस, इतनी चीजें हमें 6 चीजें कैलकुलेट करनी। अब देखो भाई 6 चीजें बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाती है, बहुत सिंपल तरीके से। मतलब हम अगर आज तुम 6 नहीं निकाल सकते तो 6 निकाल ले जाओगे, 6 नहीं निकाल सकते तो भी 3 चीजें तो देख के लिख सकते हो, बिल्कुल देखा और लिखा। जैसे देखो इधर आओ, अब डायग्राम पे फोकस करो, देखो भाई RIB इज द रेजिस्टेंस दैट इज लुकिंग इनटू द ट्रांजिस्टर। ये देखिए बेस एमीटर कलेक्टर, तो RIB रेजिस्टेंस जो है वो कहां से, बेस और एमीटर के बीच में देखने वाला रेजिस्टेंस है। और Rin क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस, यानी कि R1 R2 और RIB ये तीनों पैरेलल में, इन दो सब की वैल्यू तुमको दी जाएगी, तो देखो भाई आसानी से मिल जाएगा, Rin इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R5, तो एक चीजें हमको मिल गई। अब Rin बराबर R1 पैरेलल R2 पैरेलल RC, यानी कि ये तीनों रेजिस्टेंस क्या हो गए, पैरेलल में। अब इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, इधर नीचे लेके आओ, यहां पे देखो भाई ये क्या हो गया, R1 बराबर Rin बराबर R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू RIB। अब ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसका मतलब ये तीनों एक साथ ही निकल जाएंगे। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लें, यानी कि मान लो हम इसको कह देते हैं RTH, तो ये क्या हो जाएगा R1 पैरेलल टू R2, और इसका फॉर्मूला क्या होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, से यहां से RTH निकल आएगा। अब हम निकाल लेंगे क्या, Rin इज इक्वल टू RTH इन पैरेलल टू RIB, यानी कि क्या बन जाएगा RTH इंटू RIB अपॉन RTH प्लस RIB। ये मत कर देना कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 3 Rin बराबर क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये गलत है, इसको मत कर देना भाई, समझे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पता चला एक आदमी एक आंख से 1.5 मील देखता तो दो आंख से वो जो 3 मील है, 2 आंख से भी वो 1.5 मील देखेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है और फिर इसको और इसको मिला के सॉल्व करना है, यानी कि Rin जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RTH इन पैरेलल विद RIB। सो नाउ वी कम्स टू द इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू R5,
अब इसके बाद आई बात आर आउट पे। आर आउट देखो, आर आउट देखो अगर, तो आर आउट बराबर किसके है, आर सी पैरेलल टू आर जीरो। ये देखिए दोनों, अगर हम यहां से देखेंगे तो ये दोनों हमको पैरेलल में दिखेगा, तो ये देखो, और आर एल, ये तीनों पैरेलल में, इन दोनों का देखो हमने पहले निकाल लिया बिल्कुल पहले वाले नियम की तरह से, तो ये हमने पहले निकाल लिया आर आउट पैरेलल टू आर जीरो। तो देखो 1 2 3, ये 3 चीजें तो देखते ही मान हो गई। अब इसके बाद आया वोल्टेज गेन कैलकुलेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए वोल्टेज गेन हमारा गेन हमने तुम लोगों को बता रखा है, गेन बराबर क्या होता है, V0 बटे VI या आउटपुट बटे इनपुट। तो वोल्टेज गेन अगर है तो आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज मतलब वोल्टेज एट द इनपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर, नॉट द ओवरऑल वोल्टेज। ओवरऑल वोल्टेज नहीं, इनपुट वोल्टेज एट द ट्रांजिस्टर। तो ये देखिए हमने यहां पे V0 बटे VI, V0 और ये VI, ये देखो दिखा, यहां पे दिख रहा होगा तुमको V0 जो कि V पाई के बराबर है, मतलब अगर ट्रांजिस्टर के टर्म में गए तो V पाई के बराबर है V0 बटे। अब V0 बराबर क्या होगा, देखिए V0 मतलब I0 इंटू R0। अब R0 क्या, यहां से लेके यहां तक का पूरा रेजिस्टेंस इंटू आउटपुट की करंट। आउटपुट की करंट क्या है, IC, कलेक्टर बहने वाली करंट IC, या इसी को हम I0 कह देते हैं। और I0 देखो, अगर यहां से देखो तो ये किसके बराबर हो रही है, GM इंटू V पाई। ये देखिए करंट ही तो है, GM इंटू V पाई। तो V0 बराबर क्या बन जाएगा, R0 पैरेलल टू RC पैरेलल टू R0 इंटू GM इंटू V पाई। ये देखो I0 इंटू RC पैरेलल टू RL, और ये, और यहां से क्या था, GM इंटू V पाई। ये देखिए, तो ये हमारा पूरा क्या बन गया, V0। अब V पाई किसके बराबर है, VI के। देखो V पाई किसके बराबर है, देखिए लिखा हुआ V पाई बराबर किसके, VI के। तो यहां से क्या हो जाएगा, AV वोल्टेज गेन क्या बन गया, V0 बटे VI माइनस GM इंटू RC पैरेलल R0 इंटू RL पैरेलल RL अपॉन V पाई यानी कि VM इंटू GM इंटू RC पैरेलल टू RL। R0 हमने नहीं लिखा है, आप इसी में पैरेलल टू R0 भी कर सकते हैं। अब ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट वोल्टेज गेन का मतलब ही है कि RL का मान इनफाइनाइट कर दो, RL हटा दो। तो देखो हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में अगर देखो तो हमने AB बराबर क्या किया, GM माइनस GM इंटू RC पैरेलल टू RL था यहाँ पे। अब ओपन सर्किट वोल्टेज गेन देखो हमने क्या किया, माइनस GM इंटू RC, RL हटा दिया। ओवरऑल वोल्टेज गेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो भाई लास्ट वाला ओवरऑल वोल्टेज गेन। ओवरऑल वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, V0 बटे V सिग्नल, V0 बटे V सिग्नल, ये हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन है। अब V सिग्नल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये देखो जल्दी से देख लो, V0 बराबर V0 बटे V सिग्नल, ऊपर नीचे VI से मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने ऊपर नीचे VI से मल्टीप्लाई किया, दोनों को अलग अलग किया तो VI बटे V सिग्नल, और ये क्या आ गया, AB इंटू V0 बटे VI, AB ये निकाल चुके हैं, AB इंटू V0 बटे V सिग्नल। अब V0 बटे V सिग्नल निकालने के लिए इधर देखो, इसी इनपुट डायग्राम को देखो, इतने को हमने R1 पैरेलल टू R2 ये लिख दिया RB, और R6 इंटू V सिग्नल, R सिग्नल इंटू V सिग्नल। अब यहां से हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हमने खटाखट VI का मान निकाला, RB अपॉन RB प्लस RB, यानी वोल्टेज डिवीजन यानी कि ग्राउंडेड रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द सिग्नल वोल्टेज, ये आ गया। तो VI बटे V सिग्नल इज इक्वल टू RB अपॉन RB प्लस R सिग्नल। तो हमारा GB बराबर क्या हो जाएगा, AV इंटू VI अपॉन V सिग्नल। ये देखो ये वैल्यू हम यहां ले गए, RB अपॉन RB प्लस RC, और AV के मान क्या, माइनस ऑफ GV माइनस ऑफ GM इंटू RC पैरेलल टू RL। तो इस तरीके से हमारा 6 चीजें निकल गई, मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस विद लोड रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, ओवरऑल वोल्टेज गेन एंड ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। तो ये 6 चीजें हमने आपको निकाल के दिखाई, और इन सबके नोट्स हमने आपको प्रॉपर दे रखे हैं। इसके बाद का दूसरा एम्पलीफायर, दैट इज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे, हमारा व्हाट्सएप नंबर मालूम है, ग्रुप मालूम है, उस पर हमसे पूछ लो जहां पे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ भाई प्लीज इसको जरूर से गो थ्रू हो लो, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि तुमको एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब सीधे एनालिसिस ही आएगी इसमें, और न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।